हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 12 है, जो कि हमने अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट की है। ओबीजी के कुछ लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लेक्चर 2 कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि हमने एमएसएन में स्टार्ट किया है। ओवरऑल अगर सारथी बैच की बात करूं तो आज लेक्चर 12 है उसका। आज हम फिर से कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये पूरा सिलेबस आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ है, जिसमें हमने माउथ एंड इसोफेगस के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम फिर से कुछ इसोफेगस के क्वेश्चन करेंगे जो रहते हैं, और आज हम टूथ और गम्स के सारे क्वेश्चन जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सारे पीवाईक्यू आज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, डेफिशिएंट स्लाइवेशन इज कॉल्ड। डेफिशिएंट का मतलब ही हो गया कम, ठीक है। डेफिशिएंट का मतलब ही हो गया, एफिशिएंट एक वर्ड हो गया और डेफिशिएंट दूसरा वर्ड हो गया। मतलब जितना चाहिए था स्लाइवा उतना नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, डेफिशिएंट बन रहा है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मेडिकल टर्म होती है। क्या टर्म होती है? अब आप ये चार ऑप्शंस देखिए, इनमें से जो आंसर है वो आंसर कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस एमसीक्यू सीरीज को या इस बैच को देखने का सबसे ज्यादा बेनिफिट तभी है जब आप अपने साथ एक कॉपी रखेंगे और वहां पे जो न्यू चीज आपको पता चलती है उसे नोट करते जाएंगे, और साथ में जैसे ही क्वेश्चन आता है उसका आंसर वहां पे लिख लिया कीजिए। अब मैं आंसर बताऊंगा, टैली कीजिए क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। तो इसको हम कहेंगे जीरोस्टोमिया, ठीक है। जीरोस्टोमिया इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, क्योंकि डेफिशिएंट जब स्लाइवेशन कम होती है उसके लिए एक टर्म होती है मेडिकली, उसको हम जीरोस्टोमिया कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, जीरोस्टोमिया ड्राई माउथ, ड्राई माउथ मुंह सूखना, या जीरोस्टोमिया इसको कहते हैं, या माउथ ड्राइनेस, ठीक है। देखो तीन वर्ड हमको पता चल गए, मींस डिक्रीज्ड प्रोडक्शन और लेक ऑफ स्लाइवा। मतलब प्रोडक्शन जो बनना है स्लाइवा का वो कम हो जाता है, या स्लाइवा कम सेक्रीट होता है। नेक्स्ट है साइलोरिया, या अब सेलोरिया या साइलोरिया, जो भी आपने इसको प्रोनाउंस करना है। अब ये जीरोस्टोमिया का अपोजिट होता है। जीरोस्टोमिया मतलब कम हो रही है स्लाइवेशन, ठीक है। अब इसका अपोजिट जो होगा, ओवर प्रोडक्शन होगी, हाइपर प्रोडक्शन होगी स्लाइवेशन की, उसको हम क्या कहते हैं? सिलोरिया, ठीक है। SIALORRHIE। अब सिलोरिया, साइलेरिया, जो भी आपने इसको प्रोनाउंस करना है करिए, मैंने स्पेलिंग बता दी है। और हाइपर स्लाइवेशन और ड्रोलिंग, या इसको क्या कहते हैं? ड्रोलिंग। जैसे आप देखा होगा कभी कभी आप रात में सोते हैं कोई, तो उनके मुंह से जो है स्लाइवा चलता रहता है, उसे हम ड्रोलिंग कहते हैं। तो ओवर सेक्रेशन है ये, ठीक है। मींस एक्सेसिव स्लाइवा फ्लो और सेक्रेशन। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। कहां पे आया हुआ है ये? यूपी यूएमसी कोई मेडिकल कॉलेज का एग्जाम है यूपी का, नर्सिंग ऑफिसर, जुलाई 2023, रीसेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? द कंडीशन इन विच स्टोन, अब देखो स्टोन बना है कहां पे, इज फॉर्म्ड इन द डक्ट ऑफ स्लीवरी ग्लैंड इज नोन एज। अब अगर स्लीवरी ग्लैंड में स्टोन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? तो देखो, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो जरूर आपको आंसर आता होगा, काफी इजी इसका आंसर है। तो हम क्या कहते हैं उसे? सियालोलिथियासिस, ठीक है। सियालोलिथियासिस क्या हो गया? लिथियासिस वर्ड ही स्टोन से आता है। स्टोन जब होता है तो लिथियासिस हम बोलते हैं। तो सियालोलिथियासिस जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द सिलिवरी डक्ट मेनली इनटू सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब मैं आपको यहाँ पे अगर इस डायग्राम में बताऊं, ये डायग्राम को आप देखो ध्यान से, तो कितने हमारे स्लीवरी ग्लैंड होते हैं? तो आप देख सकते हो, थोड़ा इसको मैं रब करता हूं ताकि आप ढंग से देख पाओ। अब देखो कितने ग्लैंड है? तो तीन स्लीवरी ग्लैंड होते हैं, थ्री पेयर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे ये पैराटाइड है ना, ये फेस का एक एक हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है। तो एक ये पैराटाइड ग्लैंड हो गया, उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड हो गया। सबसे ज्यादा सेक्रेशन सब मैंडिबुलर ग्लैंड में होती है, और सबसे ज्यादा चांसेस जो स्टोन के होते हैं इसी सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट में होते हैं, या सब मैंडिबुलर ग्लैंड में होते हैं। तो तीन पेयर होते हैं, नाम आपको पता चल गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है? ये हो गया आपका, ठीक है, कॉल्ड सियालोलिथियासिस या स्लाइवोलिथियासिस। क्लियर? सियालोलिथियासिस या स्लाइवोलिथियासिस क्या हो गया? स्टोन इन स्लीवरी ग्लैंड। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहां पे क्वेश्चन आया हुआ है? आरएमएल दिल्ली स्टाफ नर्स 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राइस एंड ब्रेड टेस्ट स्वीट ऑन प्रोलॉन्ग चिविंग। अब जब हम प्रोलॉन्ग चिविंग करते हैं, मतलब ब्रेड को हम जब चबाते हैं, ठीक है, हम ब्रेड को चबा रहे हैं, राइस को चबा रहे हैं, थोड़ा लंबे समय तक जब हम चबाते हैं तो हमें मीठा स्वाद आता है। अब ये पूछ रहा है, अब क्वेश्चन क्या है? बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। तो उसमें जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके ब्रेक डाउन की वजह से हमें मीठा टेस्ट आता है, ठीक है।
द एंजाइम इन द स्लाइवा विच टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन इज। अब जो ये ब्रेकडाउन हो रहा है उस कार्बोहाइड्रेट का, वो कौन करवाता है? मैं आपको कल ही जो लास्ट लेक्चर था उसमें बता चुका हूं कि स्लाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एमाइलेस होता है, वो एमाइलेस हेल्प करता है। तो देखो ऑप्शन में एमाइलेस दिया हुआ है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखो अब एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, राइस एंड ब्रेड टेस्ट स्वीट ऑन प्रोलॉन्ग च्यूइंग बिकॉज ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन देम आर ब्रेक डाउन इन द शुगर, जो कि शुगर में टूटता है, ए स्वीट टेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट ऑफ मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड ग्रुप ड्यू टू इफेक्ट ऑफ स्लीवरी अमाइलेस। हमको क्या पूछा था, किसके इफेक्ट से होता है? तो स्लीवरी अमाइलेस इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एम्स रायपुर नर्सिंग, ट्विटर में आया हुआ है सितंबर 2023। अब देखो ये रीसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है, हमको डायरेक्टली एक टर्म के बारे में पूछा है, डिग्लूटेशन इज अ टर्म रिलेटेड टू। डिग्लूटेशन का मतलब क्या हो गया? अब जिस स्टूडेंट ने ये डिग्लूटेशन पहली बार सुना है वो तो आंसर नहीं दे पाएगा, बट जिसने डिग्लूटेशन के बारे में सुना होगा उसको पता है कि हम निगलने को, जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो हम उसको एनगल्फ करते हैं, निगलते हैं, उसी को हम डिग्लूटेशन कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्वेलोइंग। ठीक है, स्वेलोइंग, जब डिग्लेडेंट मतलब निगलना, ठीक है, स्वेलिंग करना, उसको हम डिग्लेडेशन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरयूएचएस 2021 में आया हुआ है, एम्स पटना 20 में आया हुआ है और एचपीएसएससी 2020 में आया हुआ है। तो देखो तीन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बैक टू बैक आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पेनफुल स्लाइवेशन, सॉरी, पेनफुल स्वेलोइंग इज नोन एज। स्वेलोइंग मतलब वो डिग्लेडेशन की बात हो रही है। पेनफुल मतलब जब हम निगल रहे हैं तो हमें बहुत सीवियर पेन होता है, पेनफुल। ठीक है, तो पेनफुल, पेनफुल क्यों इतना स्ट्रेस से मैं बोल रहा हूँ? कॉज दो यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, या तो डिफिकल्टी करके पूछेगा, अगर डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग बोलेगा या पेनफुल स्वेलोइंग बोलेगा आपको लगेगा कि एक जैसा है, बिल्कुल नहीं। डिफिकल्टी एक अलग चीज है, पेनफुलनेस एक अलग चीज है। तो पेनफुल स्वेलोइंग इज नोन एज, तो याद रखना इसको हम ओडेनोफेजिया कहते हैं। ओडेनोफेजिया इज ए कंडीशन जहां पे हमें स्वेलोइंग में बहुत पेन होता है, ठीक है, पेनफुल कंडीशन रहती है। तो ओडेनोफेजिया मींस पेनफुल स्वेलोइंग और पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग, स्वेलोइंग के दौरान पेन होना। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्फेजिया। अब यहां पे ना कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा, उनको एकदम से उन्होंने आंसर लगा दिया होगा, सॉरी डिस्पेप्सिया नहीं, उन्होंने एकदम से आंसर लगा दिया होगा डिस्फेजिया को, डिस्कंफर्ट हो रहा है एनगल्फ करने में, तो डिस्फेजिया नहीं। यहाँ पे पेनफुल, ये क्वेश्चन में आपको पेनफुल पूछा गया है तो अडेनोफेजिया आएगा, जो कि एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। डिस्फेजिया मींस इनएबिलिटी टू स्वेलो और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। अगर डिफिकल्टी इन स्वेलिंग क्वेश्चन में पूछा होगा तो आपका आंसर होगा डिस्फेजिया, लेकिन अगर पेनफुल स्वेलिंग बोला होगा तो आंसर होगा ओडेनोफेजिया। इज इट क्लियर? तो देखो कितना माइनर सा अंतर था। अब देखो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग इज नोन एज, अभी मैंने आपको बता दिया। अब देखो कहां कहां पूछा गया है। एनपीसीएल में 2019 में आया है, बीपीएस गवर्नमेंट ईएसआईसी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डिस्पेजिया। इसमें ज्यादा बताने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी बता दिया है मैंने, इसको अभी करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2019 में क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द मेन साइन एंड सिम्टम। अब देखो साइन और सिम्टम से क्वेश्चन पूछा गया है किसका? नोटिस्ड इन पेशेंट्स विद एक्लेशिया इज। अब आपको पहले एक्लेशिया पता होना चाहिए ना कि एक्लेशिया क्या है, फिर आप उसका साइन एंड सिम्टम बताओगे ना। एक्लेशिया एक कंडीशन होती है, ठीक है, जिस स्टूडेंट को पता है, मैं हिंट दे रहा हूं, ये एक स्फिंक्टर से जुड़ी बीमारी है। ठीक है, स्फिंक्टर क्या होता है आपको पता है कि स्फिंक्टर का काम है एक पाइप के बीच में, मान के चलो एक स्फिंक्टर है जो सेक्रीशन को वन वे रखता है, ठीक है, मतलब वापस नहीं आने देगा, रोक के रखेगा। ठीक है, जैसे हमारे हार्ट में भी स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, हमारे हार्ट में वेल्व्स पाए जाते हैं ना, उस तरह के। अब स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर और वेल्व में ना फर्क है, वेल्व फेल नहीं हो सकते, स्फिंक्टर फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर बहुत एडवांस तरह के वेल्व नहीं होते, जैसे हार्ट में वेल्व्स होते हैं ना, तो जो राइट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा ना, एट्रियम से, वो अब एट्रियम में वापस नहीं जाएगा, तो वेल्व उसको रोक के रखते हैं। स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर में कभी कभार बैक फ्लो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको इतनी हिंट दे दी। ठीक है, अब आप सोचोगे अभी तो ये पढ़ा रहे थे, कहाँ हार्ट वर्ड चले गए? तो यार थोड़ा सा दिमाग को घुमाना पड़ता है, अदरवाइज टॉपिक से नहीं भटके हम। तो एक्लेशिया में क्या होता है, तो क्या हाइपरटेंशन होता है, क्या जॉइंट पेन होती है, क्या बटरफ्लाई रैश होता है, या डिस्फेजिया होता है? याद रखना एक्लेशिया कंडीशन में डिस्फेजिया होता है, निगलने में दिक्कत आती है। अब एक्लेशिया होता क्या है, ये कंडीशन है, देखो इसमें हो क्या रहा है, ये एक्लेशिया वाली कंडीशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो स्क्रीन में। एक्लेशिया में हो क्या रहा है, ये इसोफेगस है,
इसोफेगस में यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है, जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ये फेल हो जाता है रिलैक्स करने के लिए, ये रिलैक्स नहीं करता प्रॉपरली, ठीक है, लिखा हुआ है फेल टू रिलैक्स, फेल टू रिफ्लेक्स, ठीक है, फेल टू रिलैक्स फूड एंड लिक्विड स्टक इन इसोफेगस, जिसकी वजह से अब ये रिलैक्स नहीं करेगा तो जो फूड एंड लिक्विड है वो कहाँ फंसा रहेगा, इसोफेगस में फंसा रहेगा, तो हमको ऐसा महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा यहाँ पे, ठीक है, इसोफेगस वाले रीजन में, तो डिफिकल्टी किसमें आ रही है, निगलने में, ठीक है, क्लियर। तो ये देखो, अब इसको कैसे ठीक करते हैं, तो बैलून आगे पढ़ेंगे, ट्यूब वगैरह डाली जाती है, बैलून ट्यूब डाली जाती है, ठीक है, विद बैलून डायलेशन से हम इसको ठीक करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जब क्वेश्चन आएगा कैथेटराइजेशन से। अब देखो करेक्ट आंसर इसका डी आ जाता है, तो क्या है, एक्लेशिया इज अ स्वेलोइंग डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर है, तो स्वेलोइंग डिसऑर्डर जिसमें निगलने में दिक्कत आती है, दैट अफेक्ट इसोफेगस, जो अफेक्ट किसको करता है, इसोफेगस। अब आपको ये क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ सकता है कि एक्लेशिया में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो आपको पता चल गया इसोफेगस इफेक्ट होता है, इन विच, जिसमें इसोफेगस में भी क्या, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, जिसको हम कार्डिनल स्फिंक्टर भी कहते हैं, तो लोअर अब एक और पॉइंट पता चल गया कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को ही कार्डिनल स्फिंक्टर भी कहते हैं, एक्लेशिया में होता है, इसीलिए तो नाम से पता चल रहा है ना। अब इसको हम एक्लेशिया कार्डिया का नाम देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे एक्लेशिया पूछा ना, तो एक्लेशिया कार्डिया भी इस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली फेल टू रिलैक्स, रिलैक्स करने से ये फेल हो जाता है, जिसकी वजह से स्टक हो जाता है फूड पाइप में मटेरियल, ठीक है। दिस कंडीशन कॉज्ड अ फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन एट द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन क्या हो गया, ये वही जगह है जहां पे ये आपकी इसोफेगस आ गई, और इस इसोफेगस के बाद यहाँ पे स्टमक आता था, और यहाँ पे स्टमक आता है, और यहाँ पे जो ये जगह है ना, यही कौन सी जगह है, यही वो स्फिंक्टर वाली जगह है, इस यहीं पे क्या है, यहीं पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये रिलैक्स नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फूड यहाँ पे स्टक हो जाता है, पानी वगैरह जो है वो स्टक हो जाता है, फ्लूइड वगैरह यहाँ पे स्टक हो जाता है, और ये आ ही नहीं पाता स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या करती है, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन है, रोकती है ऑब्स्ट्रक्शन एट द गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। ये गैस्ट्रो हो गया, ये गैस्ट्रो, स्टमक वाला पोर्शन गैस्ट्रो, और ये इसोफेजियल, और ये जो जुड़ाव है इसको बोलेंगे जंक्शन, इसीलिए क्या बोला, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इट्स साइन एंड सिम्टम आर डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब यहाँ पे निगलने में दिक्कत आ रही है, रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन हो रहा है, यहाँ पे वापस आएगा, अब जो मटेरियल आपने लिया वो नीचे गया ही नहीं, तो ये बार बार वापस आना शुरू हो जाएगा, रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम होगी। डायलेशन ऑफ इसोफेगस, अब इसोफेगस में यहाँ पे फूड रहेगा, तो ये इसोफेगस बाहर की तरफ खिंचाव लगेगा, जोर लगेगा, तो डायलेट होगा, डायलेशन ऑफ इसोफेगस, एंड सेंसेशन दैट फूड स्टक इन चेस्ट, और आपको फील क्या होगा कि खाना मेरी छाती में फंसा हुआ है, ठीक है, तो ये कंडीशन एक्लेशिया की होती है, एक्लेशिया को भी हमने यहीं पे निपटा दिया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे है, जो WCL स्टाफ नर्स एग्जाम दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन फॉर डिस्फेजिया। अब ये कह रहा है कि डिस्फेजिया की इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन जो फॉलोइंग आंसर आपको दिए हैं इनमें से डिस्फेजिया की इन्वेस्टिगेशन में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि नॉट है ना, मैंने हमेशा कहा है जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको ध्यान से देखा करो, यहीं से क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर फंसाता है। तो विच इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन फॉर डिस्फेजिया, मतलब जो बाकी आंसर में दिए होंगे वो इन्वेस्टिगेशन होंगे डिस्फेजिया की। अब देखो डिस्फेजिया मतलब निगलने में दिक्कत आ रही है, मतलब ये अपर जीआईटी की बात कर रहा है, ठीक है, अपर डाइजेस्ट सिस्टम की बात कर रहा है, जैसे स्टमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, और आपका इसोफेगस हो गया, माउथ, उसकी बात हो रही है। तो बेरियम स्वॉलोइंग करवाते हैं, तो बिल्कुल करवाते हैं। एंडोस्कोपी करेंगे, तो हाँ करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे डिस्फेजिया को देखने के लिए कि निगलने। एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, कैमरा से आपके माउथ से इसोफेगस से अंदर डालते हैं, स्टमक वगैरह हर जगह देखते हैं क्या दिक्कत है। मैनोमेट्री में क्या होता है, मैनोमेट्री में बेसिकली हम प्रेशर को चेक करते हैं कि कितना प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर होता है हमारी पाइप्स के अंदर, उन प्रेशर को चेक करते हैं। कोलोनोस्कोपी, कोलॉन के अंदर, तो ये कोलॉन वाली तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि निगलने का तामझाम तो हमारा इसोफेगस तक ही है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पेरिस्टाल्सिस वाली चीज होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोलोनोस्कोपी तो नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोलोनोस्कोपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉज कोलोनोस्कोपी का कोई लेना देना नहीं है डिस्फेजिया में। क्लियर। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे, ये जो चीजें दी थी ऑप्शन में उनकी बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। मैनोमेट्री का मतलब क्या हो गया, तो देखो मैनोमेट्री क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मसल इन द जीआईटी। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है आपके अंदर, जो जीआईटी है उसके अंदर जो है प्रेशर एक्सर्ट होता है मसल्स का अपना एक प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल इन द एनस, रेक्टम और इसोफेगस, तो मतलब एनस में अपना एक प्रेशर होगा, रेक्टम में प्रेशर होगा, उसके बाद आपके इसोफेगस में भी एक अपना एक प्रेशर होता है। बेरियम सॉलोइंग में क्या करते हैं, देखो
बेरियम एक रेडियो ओपेक डाई होती है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे बोन्स का जब हम करते हैं तो पीछे एक्सरे फिल्म होती है, एक्सरेज हम डालते हैं, तो बोन से एक्सरेज पास नहीं कर पाती, तो जो फिल्म पे है बोन का हमारा डायरेक्ट छप जाता है। लेकिन अब जो पाइप्स है हमारी, जैसे फूड पाइप वगैरह ये चीजें हैं, ये तो हॉलो होती है, अंदर से खाली होती है, इनका एक्सरे कैसे करें? तो इनमें हम क्या करते हैं, डाई भर देते हैं। जैसे बेरियम स्वेलो करवाएंगे, ठीक है, बेरियम पेशेंट को देंगे और बेरियम दे के क्या करेंगे, वो बेरियम फिल हो जाएगा उस पाइप के अंदर, फिर हम एक्सरेज डालेंगे और फिर हम स्टडी कर पाते हैं। वो एक टेक्निक है। तो क्या है, बेरियम सोलिंग में क्या करेंगे, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ अपर जीआईटी ट्रैक। अपर जीआईटी कौन सा हो गया, जैसे इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। लोअर जीआईटी में लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम वगैरह आता है। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ बेरियम टू आउटलाइन द जीआई ट्रैक, अब क्या करते हैं, स्वेलोइंग करवाते हैं बेरियम की और आउटलाइन चेक करते हैं जीआई ट्रैक की, जो वॉल्स है जीआई ट्रैक को अच्छे से देखते हैं। एंड एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, एंडोस्कोपी क्या होगी, इंस्पेक्शन ऑफ द ट्यूब, ऑर्गन और कैविटी विद अ लॉन्ग स्कोप। लॉन्ग स्कोप मतलब मैंने बोला ना, एक पाइप के थ्रू एक छोटी सी वायर होती है, वायर इंसर्ट की जाती है माउथ के यहाँ से अंदर, अंदर कैमरा होता है उसके आगे लगा हुआ, ठीक है। तो यूज टू डायग्नोज डिस्फेजिया, और डिस्पेजिया में किस किस का यूज कर रहे हैं, एंडोस्कोपी का भी यूज कर रहे हैं, मैनोमेट्री का भी यूज कर रहे हैं, और दूसरी इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या पढ़ी, बेरियम स्वेलोइंग। तो तीनों इन्वेस्टिगेशन का यूज होता है। तो बेरियम स्वेलोइंग ऑल्सो कॉल्ड बेरियम मील, तो बेरियम स्वेलिंग को ही बेरियम मील भी कहा जाता है, क्योंकि ऑरली दी जाती है, मील की तरह दी जाती है। मे बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू एंडोस्कोपी। अब जिसमें एंडोस्कोपी नहीं करनी है उसमें हम बेरियम स्वेलोइंग देते हैं। टू डायग्नोज रिफ्लेक्स डिस्फेजिया, जिसमें हम रिफ्लेक्स को चेक करते हैं, डिस्फेजिया को चेक करते हैं, ठीक है। पेप्टिक डिजीज, अगर कोई पेप्टिक डिजीज है उसको चेक करते हैं, और अदर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन, और अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। कोलोनोस्कोपी यूज टू एग्जामिन कोलॉन, तो ये कोलॉन क्या है, बेसिकली कोलॉन लार्ज, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना आपका, उसका पार्ट होता है। जैसे आपने लार्ज इंटेस्टाइन, अगर आपने आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो हम इंटेस्टाइन वगैरह में पहुंचे ही नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ये एक कोलॉन, ये दूसरा कोलॉन, ये तीसरा कोलॉन, ठीक है। उसके बाद ये सिग्मोइड कोलॉन, फिर उसके बाद ये रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस आ जाता है। क्लियर, ऐसे कुछ होता है ना, ठीक है। और ये आ गया आपका अपेंडिक्स, ये आ गया सीकम, ये आ जाता है सीकम, ये सीकम वाला रीजन, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन, ये डिसेंडिंग कोलॉन, ये सिग्मोइड कोलॉन, और ये रेक्टम, ये एनस, ये आ गया आपका सिग्मोइड कोलॉन, ये आ गया आपका डिसेंडिंग कोलॉन, ये आ गया ट्रांसवर्स कोलॉन, ये आ गया असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग ऊपर जाते हुए असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन सीधा जाते हुए नीचे आते हुए डिसेंडिंग कोलॉन, और ये आ गया आपका सिग्मोइड, एस शेप का सिग्मोइड कोलॉन। फिर उसके बाद ये आ जाता है आपका रेक्टम, ये आ जाता है आपका एनस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ जुड़ता है, तो सीकम में। फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, तो सीकम है। ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप टेंशन नहीं लो। बट अभी अभी कोलॉन वर्ड आ गया था ना, तो अगर आपको लग रहा होगा ये कोलॉन क्या है, तो कोलोनोस्कोपी क्या है, तो कोलोनोस्कोपी में क्या करते हैं हम, कोलोनोस्कोपी में हम रेक्टम के थ्रू हम ट्यूब को डालते हैं, रेक्टम के थ्रू हम कैमरे को डालते हैं, और यहां से आइडेंटिफाई करते हैं कोलोन को पूरे, क्या दिक्कत चल रही है इसमें। तो हम कोलोनोस्कोपी, अब तो निगलने की बात हो रही है, तो अपर जीआईटी की बात हो रही है, इसमें कहां से हम कोलोनोस्कोपी करेंगे, तो कोलोनोस्कोपी यूज टू एग्जामिन कोलॉन, तो कोलॉन को एग्जामिन करने के लिए करते हैं। यहाँ पे आया था तो मैंने बता दिया, बट टेंशन नहीं लो, जब लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे वहां पे डिटेल में सबको देखेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सेम चीज मैं भी करवा चुका हूँ, इसका आंसर आपने देना है आंसर में, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर फैब 2020 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, बेरियम एनेमा इज यूज्ड मेंटेन फॉर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दी। अब ये कह रहा है कि बेरियम एनीमा जो है, अब देखो एनीमा जो होता है ना, एनीमा हम एनएस के थ्रू देते हैं, ठीक है। जैसे बेरियम स्वेलोइंग बोला, स्वेलोइंग में माउथ के थ्रू लेना है, बट जब एनीमा वर्ड आ गया तो एनीमा हम एनएस के थ्रू मटेरियल को एंटर करवाते हैं, एनएस के थ्रू रेक्टम, कोलॉन वोलॉन इसको चेक करने के लिए। तो ये कह रहा है बेरियम एनीमा इज यूज्ड मेनली फॉर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दी, किसकी, कोलॉन की करेंगे। अभी मैंने बता दिया आपको, तो एनीमा तो एनएस से, एनीमा हम एनएस के थ्रू देते हैं ना। आपने देखा होगा, अगर आपने क्लिनिकल ड्यूटीज दी हैं तो एनीमा का प्रोसीजर आपने जरूर देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है, अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है तो उसमें भी एनीमा देते हैं वॉश करने के लिए। क्लियर, तो आंसर क्या है, ए बेरियम एनीमा ऑल्सो कॉल्ड कलर्ड कोलॉन एक्सरे।
अब ये एनीमा वाली जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जब हम पढ़ेंगे तो एनीमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एनीमा का कितनी हाइट पे रखना होता है, उसको कितने प्रेशर से देना होता है, वो सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं एग्जाम में। अब ये सारे प्रोसीजर हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, क्लियर, तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी आप समझो कि बेरियम एनीमा जो है, इसको हम और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कलर्ड कोलन एक्सरे। इसको हम क्या कहते हैं, कलर्ड कोलन एक्सरे, क्योंकि जब हमने इसमें रेडियो एक्टिव डिवाइस डाला हुआ है जिसको हम बेरियम एनीमा कह रहे हैं, और उससे क्या होगा, हमको एक्सरे मिलेगा जो कि कलर्ड होगा। तो कलर्ड कोलन एक्सरे इज एन एक्सरे एग्जामिनेशन दैट कैन डिटेक्ट चेंजेस और एबनॉर्मेलिटीज इन द लोअर जीआई ट्रैक्ट, जिससे हमको कुछ चेंजेस अगर हो रही हैं हमारे लोअर जीआईटी में वो पता चलती हैं, और या कोई एबनॉर्मलिटी हुई हो लोअर जीआईटी में वो भी पता चलती है। फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन कोलन, तो लार्ज इंटेस्टाइन कोलन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, बेरियम एनीमा देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है, तो डीईएमआर महाराष्ट्र का कोई एग्जाम है स्टाफ नर्स का, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड डाइवर्टिकुलम। तो एक पेशेंट की नर्स केयर कर रही है जिस पेशेंट में सस्पेक्टेड क्या है, डाइवर्टिकुलम, ठीक है, डाइवर्टिकुलाइटिस। अब डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होता है वो अभी समझना है हमने। द नर्स वुड बी मोस्ट प्रूडेंट इन क्वेश्चनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्डर्ड। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डाइवर्टिकुलाइटिस होता किस में है। तो याद रखना, आउट पाउचिंग हो जाती है, मतलब जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आउट पाउचिंग हो जाती है, बाहर की तरफ पाउचिंग हो जाती है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम में आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ध्यान से समझना इस डायग्राम को, ध्यान से देखो। मैं ना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से मुझे ये फिर मिटाना पड़ जाएगा, मैं थोड़ा इमेज को ही जूम कर देता हूँ ताकि इसको मैं यहाँ पे ला सकूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरे पीछे रह जाएगी शायद इमेज। जस्ट सेकेंड, हाँ अब मैं बता सकता हूँ। मैं यहाँ पे, ये देखो हुआ क्या है यहाँ पे, ये डाइवर्टिकुलाइटिस है क्या, हेल्दी कोलॉन देखो कैसे नॉर्मल है, ठीक है, हेल्दी कोलॉन इस तरह से। अब कोलॉन विद डाइवर्टिकुलम में देखो, ये कोलॉन ऐसे आ रहा था, बाहर की तरफ आउट पाउचिंग हो गई, आउट पाउचिंग बाहर की तरफ हो रही है कोलॉन की मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउट पाउचिंग बाहर की तरफ जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्टिकुलाइटिस का नाम देते हैं, ठीक है, ये हो गया डाइवर्टिकुलाइटिस। अब ये हमको क्या पूछ रहा है कि नर्स जो है, नर्स इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्डर्ड, तो कौन सा डायग्नोस्टिक जो डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया होगा, ऑर्डर्ड किया होगा। तो नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड डाइवर्टिकुलाइटिस, द नर्स वुड बी मोस्ट प्रूडेंट इन क्वेश्चनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्डर्ड। क्या कोलोनोस्कोपी करने को बोला होगा तो वो क्वेश्चनिंग करेगी, यार कोलोनोस्कोपी तो करनी है ना यहाँ पे, क्योंकि कोलोनोस्कोपी करेंगे तभी जाके तो हमको पता चलेगा कि ये डाइवर्टिकुलाइटिस हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट ब्लड काउंट का तो कोई लेना देना नहीं है उतना खास। सीटी स्कैन करवाएंगे, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पे बेरियम एनीमा का यूज करेंगे, ठीक है। जब हम बेरियम एनीमा देंगे ना, तो बेरियम एनीमा से क्या होगा, यहाँ से हमने एनीमा दिया होगा, तो एनीमा जब भरा होगा तो ये एनीमा जब इसमें इसमें फिल होगा, तो जब हम एक्सरे करेंगे तो एग्जैक्टली हमको आउट पाउचिंग भी देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो इसमें दो में आप फंस सकते हो, एक तो कोलोनोस्कोपी में फंस सकते हो, मतलब ये दो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ब्लड काउंट का और सीटी स्कैन का कोई लेना देना नहीं है इस डायग्नोस्टिक टेस्ट में। मेन यहाँ पे हम फंसेंगे कहाँ पे, कोलोनोस्कोपी में और बेरियम एनीमा में फंसेंगे। बट बेरियम एनीमा जो है ज्यादा रिलेवेंट आंसर हो जाता है, कॉज बेरियम एनीमा में डायरेक्टली एनीमा फिल होगा उन गैप्स में, और एक्सरे में हमको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। डाइवर्टिकुलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ अ डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम क्या है, डाइवर्टिकुलम तो है आउट पाउचिंग, लेकिन अगर इसी आउट पाउचिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, स्वेलिंग हो जाए, तो इसको डाइवर्टिकुलाइटिस का नाम देंगे। मतलब डाइवर्टिकुलम स्टार्टिंग फेज है, और इसका अगर हम एडवांस फेज बोलेंगे तो डाइवर्टिकुलाइटिस हो जाएगा। तो डाइवर्टिकुलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द डाइवर्टिकुलम। आउट पाउचिंग इन द वॉल ऑफ कैनाल, तो कैनाल की वॉल में आउट पाउचिंग हो रही है। इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक, मेनली इन द कोलॉन, तो मेनली कहां होता है, कोलॉन वाले रीजन में होता है। सिंस इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लोअर जीआईटी, तो लोअर जीआईटी की इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सो बेरियम एनीमा विल बी बेस्ट टू यूज, तो बेरियम एनीमा जो है वो बेस्ट टू यूज किया जाता है यहाँ पे, जो कि अभी क्वेश्चन भी हमने किया, क्वेश्चन में आपको ज्यादा समझ आ गया होगा। अब डायग्राम एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे चीजें कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से,
ये ट्रांसवर्स कोलन आ गया आपका, ठीक है, ये ट्रांसवर्स कोलन, ये असेंडिंग कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, ये सिग्मोइड कोलन, ये रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया। अब है क्या, डायवर्टिकुलोसिस है क्या। डायवर्टिकुलोसिस में बस आपको आउट पाउचिंग दिख रही है बाहर की तरफ, देखो डायवर्टिकुलम निकला हुआ है, ये डायवर्टिकुलम, ये डायवर्टिकुलम, ये डायवर्टिकुलम। अब इस डायवर्टिकुलम में देखो स्वेलिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, ठीक है, कुछ म्यूकस सा भरा हुआ है, स्वेलिंग हुई है, ये स्वेल हो गई है, फूल हो गई है, इन्फ्लैम्ड हो गई है। तो इन्फ्लैम्ड अगर हो गई है तो इसको अब हम डायवर्टिकुलम नहीं, डायवर्टिकुलाइटिस का नाम देंगे। तो ये डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस, तो दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे आपका इसोफेगस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टूथ एंड गम, क्योंकि माउथ में और क्या होता है, हमारे मुंह में क्या है, दांत है और मसूड़े हैं। अब हम दांत और मसूड़ों को ढंग से समझेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं टूथ एंड गम्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डेसिडुअल टीथ इन चिल्ड्रन। अब डेसिडुअल टीथ हुआ क्या, डेसिडुअल टीथ हो गया दूध के दांत जो घिर जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चों को दांत निकलते हैं, फिर वो घिर जाते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, है ना। हमें भी ऐसा ही हुआ था, क्लियर। तो ये कह रहा है टोटल कितने नंबर के होते हैं डेसिडुअल टीथ, आपको पता होना चाहिए 20 होते हैं, ठीक है। तो याद रखना आज के बाद हमेशा 20। और इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2, शाबाश, इंसिजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 1 होता है या 1 भी नहीं होता है, जल्दी बताओ, प्रीमोलर 1 भी नहीं होता है, और मोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्लियर। मोलर कितने हैं, 2। तो 2 + 1 हो गए 3, +2 कितने हो गए 5। तो ये हो गया 5 एक पोर्शन में, 5 दूसरे पोर्शन में, फिर 5 लोअर, फिर 5 लोअर, तो टोटल 20 हो जाते हैं। कैसे ये मैंने किया मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, ताकि यहीं पे आपको डेंटल फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए। तो इसको आप इमेजिन करो कि ये माउथ है या अपर लिप, ये लोअर लिप, ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें मैं ऐसे कर रहा हूँ पार्टीशन, ठीक है, ये मैंने पार्टीशन कर दी 4 हिस्सों में। तो डेंटल फॉर्मूला हमेशा एक हिस्से का बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसीजर, ये दूसरा इंसीजर, तो 2 इंसीजर होते हैं, ठीक है, एक कैनाइन होता है और 2 मोलर होते हैं, ठीक है। ये एक क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ऐसे ही इसमें भी होगा, ऐसे ही इसमें भी होगा, ऐसे ही इसमें भी होगा। तो यहाँ पे अगर 2 हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो टोटल इसमें 5 हो गए। इस साइड भी 5 होंगे, मतलब ये इस तरह से प्लस में अगर हम बांटेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 5, तो यहाँ भी 5 होंगे, यहाँ भी 5 होंगे, तो 5 + 5 + 5 + 5 हो गए 10। तो ये डेंटल फॉर्मूला जो चाइल्ड का बनता है 2 1 2। तो 2 क्या हो गए इंसीजर, 2 क्या हो गए इंसीजर, 1 क्या हो गया कैनाइन और 2 क्या हो गए मोलर, ठीक है। प्रीमोलर नहीं होता है, याद रखना। अब देखो हाँ, यहाँ पे डायग्राम भी दी हुई है और एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दी हुई है, तो समझा देता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो डेसिडुअल टीथ आल्सो कॉल्ड बेबी टूथ, इनको हम बेबी टूथ भी कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं और प्राइमरी टूथ भी कहते हैं एंड टेम्परेरी टूथ भी कहते हैं। तो कितने नाम हो गए, बेबी टीथ, मिल्क टीथ, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी टूथ एंड टेम्परेरी टूथ, क्लियर। तो ये कितने हो गए, चार नाम हो गए इसके। दीज आर टोटल 20 टीथ दैट मेक अप द फर्स्ट डेंटिशन। पहला डेंटिशन जो बनता है वो कितने का बनता है, 20 टीथ का बनता है। उसके बाद तो आपको पता है कि 32 ही, क्लियर। विच आर शेड एंड रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ। एक टाइम के बाद ये शेड हो जाएंगे, गिर जाएंगे और रिप्लेस हो जाएंगे परमानेंट टीथ से, नए दांत आएंगे, वो परमानेंट रहेंगे, क्लियर। डायग्राम से अगर आपको समझना है तो ये आपको डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको बता दिया था कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो पिछली स्लाइड में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डेंटल फॉर्मूला, ध्यान से देखो, ये इंसीजर, ये इंसीजर, ठीक है, ये भी इंसीजर है, ये भी इंसीजर है। तो मैंने इस तरह से आपको करके बताया था ना डेंटल फॉर्मूला, ये मैं इसको भी बांट रहा हूँ। तो इंसीजर इंसीजर, ये कैनाइन आ गया, ये मोलर आ गया फर्स्ट, ये मोलर आ गया सेकंड। तो कितने आ गए, 2, 1 3, ये 2 5, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी लोअर इंसीजर 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 इंसीजर, ठीक है, कैनाइन मोलर मोलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आ गया इंसीजर, सॉरी इंसीजर नहीं, ये आ गया यहाँ पे कैनाइन, कैनाइन मोलर एंड मोलर, मोलर मोलर कैनाइन इंसीजर। पूरा डेंटल फॉर्मूला मैंने बना दिया। अगर आपको पूछा जाए 20 में से टोटल इंसीजर कितने हैं, तो ध्यान से आप आंसर देंगे मुझे, इंसीजर कितने हैं तो गिनो, 2 यहाँ हो गए 4, 2 यहाँ तो 8 हो गए इंसीजर। कैनाइन पूछेगा तो कितने हो गए, एक यहाँ, 1 2 3 और 4, 4 हो गए कैनाइन। अगर आपको अब मोलर पूछेगा कितने हो गए, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए। 8 और 8 कितना हो गया, 16 + 4 कितना हो गया, 20 हो गया ना। तो पूरा डेंटल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, क्लियर। ये लेकिन डेंटल फॉर्मूला किसका है, चाइल्ड का। अगर हम बड़ों का डेंटल फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, जब हम बड़ों का देखते हैं तो वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी अभी क्लियर करवा देता हूँ। पहले तो इस डायग्राम को अब हटाते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है।
अब हम ये डायग्राम देखते हैं। देखो किस तरह से पूरे बड़े प्यारे तरीके से डायग्राम बनी हुई है। ये लिप्स आ गए, ये गम आ गए आपके गिंगिवा गम जिनको हम बोलते हैं। अब ये देखो ऊपर, अगर आप अपनी जीभ को एग्जैक्टली अभी ऊपर टच करो, जरा ऊपर टच करोगे तो हार्ड बोन जैसा दिखेगा ना, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। थोड़ा पीछे अगर टच करोगे ना हाथ के साथ ऊपर ही, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो आगे होता है हार्ड पैलेट, फिर होता है सॉफ्ट पैलेट। फिर पीछे जाओगे तो एक घंटी सी दिख रही है ना, उसको हम यूबुला कहते हैं। जो ये घंटी सी दिख रही है इसको हम यूबुला कहते हैं। तो ये हार्ड पैलेट आ गया, ये सॉफ्ट पैलेट आ गया, ये यूबुला आ गया। उसके बाद ये आपका टंग आ गई, ठीक है, ये टंग आ गई, जिसको जिसपे क्या क्या होते हैं टंग के ऊपर, आपके टेस्ट बड वगैरह होते हैं, करवा दिए मैंने क्वेश्चन में। हम टीथ को पढ़ रहे हैं तो टीथ में देखो ये इंसीजर, इंसीजर क्लियर। तो ये इंसीजर यहाँ पे बना हुआ इंसीजर का सेट, ये कैनाइन आ गया, ये प्रीमोलर आ गया, मोलर आ गया। लेकिन ये प्रीमोलर जो होते हैं ये चाइल्ड में नहीं होते हैं, चाइल्ड में एब्सेंट होते हैं। चाइल्ड में सिर्फ जो प्राइमरी टीथ होते हैं, जो कि आपके परमानेंट टीथ नहीं होते, वो क्या क्या होते हैं, इंसिजर होता है, कैनाइन होता है और मोलर होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। तो यहां पे क्या हो गया, 2 इंसिजर एक क्वाड्रेंट में, एक कैनाइन एक क्वाड्रेंट में, 2 प्रीमोलर एक क्वाड्रेंट में और 3 मोलर। तो कितना हो गया, 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 अगर एक में आ गए, मतलब ऐसे अगर मैं बताऊं, तो ऐसे अगर मैं बताऊं 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ, तो 8 8 16, 8 8 16 16 16 32 हो जाता है ना, क्लियर। तो जब आएगा कभी ये आगे अगर ये फॉर्मूला, वैसे यहाँ से कुछ नहीं आता है लेकिन पता होना चाहिए आपको, अगर आ भी गया तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद नहीं है। तो डेंटल फॉर्मूला आपको मैंने चाइल्ड का भी बता दिया, बड़े का भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट एज ऑफ 2 ईयर हाउ मेनी टीथ्स आर इरप्ट। तो 2 साल में कितने दांत निकलेंगे बच्चे के। तो याद रखना 2 साल में कंप्लीट हो जाता है फॉर्मूला। तो कितना है कंप्लीट, 20 है तो 20 है क्या कहीं ऑप्शन में, 32 तो होते ही नहीं है, 6 से 8 तो नहीं, 20 होते हैं तो ये 16 करीब है 20 के, तो यह इसका आंसर आ जाएगा। एट एज ऑफ 1 ईयर, एक साल में 6 से 8 टीथ होते हैं, याद रखना। एट द एज ऑफ 18 मंथ्स, अगर 18 महीने की बात करूं तो 10 से 14 टीथ हो जाते हैं। एंड एट द एज ऑफ 2 ईयर, जबकि 16 से 20 साल, 16 से 20 टीथ हो जाते हैं 2 साल में। कितने, 16 to 20 टीथ आर इरप्ट। तो टोटल कितने होते हैं चाइल्ड में, 20 होते हैं। तो टोटल डेंटल फॉर्मूला कब हो जाता है चाइल्ड में, तो जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कहां पे आया हुआ है आपका, ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2016 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चाइल्ड इज। पहला पेयर टीथ का क्या निकलता है, तो याद रखना इंसिजर निकलता है, ठीक है। सबसे पहले इंसिजर या सामने वाले दांत निकलते हैं, ठीक है। तो क्या है, मिल्क टीथ स्टार्ट इरप्ट एट 6 मंथ। अब आपको याद होना चाहिए कि बच्चे में सबसे पहले टीथ कौन सा निकलता है, तो इंसिजर, वो भी लोअर इंसिजर निकलता है, ठीक है। कितनी एज में, 6 महीने की एज में। तो लोअर सेंट्रल इंसिजर इरप्टेड फर्स्ट एंड कंप्लीटेड एट 24 मंथ। तो 24 मंथ मतलब 2 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सेकंड मोलर इरप्ट एट द लास्ट, याद रखना। और सेकंड मोलर कब आता है, लास्ट, लास्ट पे आता है। मतलब पहला टीथ अगर पूछेगा आपको बच्चे में क्या आता है, तो इंसिजर आता है, ठीक है। लास्ट कौन सा आता है, 20th टीथ कौन सा आता है, तो लास्ट कौन सा आता है आपका, मोलर आता है, जो कि सेकंड मोलर आता है। क्योंकि फर्स्ट मोलर तो पहले 2 मोलर होते हैं ना, तो एक मोलर पहले आएगा, लास्ट आएगा, फिर सेकंड मोलर आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इरप्शन ऑफ टीथ नॉर्मली बिगन एट एज ऑफ। तो अभी बता दिया 6 मंथ। तो कहाँ पे 6 मंथ, देखो अब 6 से 7 नहीं, 6 मंथ तक, मतलब 5 से 6 वाला ये। अब यहाँ पे ना 4 से 5 तो नहीं आएगा, 6 से 8 वाले को भी आप यहाँ पे, इन दो में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म करो, क्योंकि 6 मंथ तक आ ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 6 मंथ से ज्यादा लगेगा। 6 मंथ तक अगर आ जाता है तो निकलना कहीं पहले ही शुरू हुआ होगा। तो 5 से 6 मोस्ट रेलेवेंट आंसर बन जाता है इसका, 5 to 6 मंथ। इज इट क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, कॉज इस तरह का क्वेश्चन या इस तरह के एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका कहां पे आया हुआ है, तो जीएमसी बारामूला स्टाफ नर्स जो 2023 में एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के काफ़ी स्टूडेंट हैं हमारे, स्पेशली कश्मीर से बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जिनके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं और वो बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। ज़रूर तुम्हारा सिलेक्शन होगा यार।
वहां का जीएमसी बारामूला एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में। कश्मीर वाले तो जल्दी आंसर करेंगे इसका। तो क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट एज, ये कह रहा है एट व्हाट एज शुड अ चाइल्ड टिपिकली बिगन टू लूज देयर परमानेंट या बेबी टीथ। कौन सी एज में बच्चे के ये जो मिल्क टीथ है ये झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एट व्हाट एज शुड अ चाइल्ड टिपिकली बिगन्स टू लूज, बिगन्स मतलब स्टार्ट हो रहा है, उसके दांत घिरना स्टार्ट होते हैं। तो याद रखना 5 से 6 साल, ठीक है। 5 to 6 year old, जब 5 से 6 साल का बच्चा होता है और वो 5-6 साल का जैसे ही हो जाता है उसके दांत घिरने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, बेबी टीथ स्टार्ट टू लूज 5 to 6 year एंड लॉस्ट ऑल। अब सवाल आपको पूछा है बारामूला में कि कब स्टार्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए 5 से 6 साल, और कब कंप्लीटली उसके दांत मिल्क वाले घिर ही जाते हैं, तो वो एज कौन सी है। तो 20 टीथ कब हो जाते हैं, तो 12 ईयर, ठीक है। 12 साल का जब तक वो हो जाता है, मतलब सीधी बात है 6 महीने का बच्चा हुआ तो पहला टीथ आया, ठीक है। सवाल कितने हैं, 2 साल का बच्चा पूरा हो गया तो पूरे 20 टीथ हो गए, ठीक है। जैसे ही बच्चा 5 से 6 साल का हुआ तो टीथ घिरना स्टार्ट हुए, और जैसे ही बच्चा 12 साल का हुआ तो कंप्लीटली टीथ उसके घिर जाते हैं, जो उसके मिल्क टीथ होते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि जब बच्चा आपका जो है कि 12 साल का हो जाएगा तो बिल्कुल उसके दांत गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। टीथ गिरते जाएंगे, रिप्लेस होते जाएंगे, नए आते जाएंगे, गिरते जाएंगे आते जाएंगे, गिरते जाएंगे आते जाएंगे। तो आपने देखा होगा जो आपके 7-8 साल 9 साल के बच्चे होते हैं, 9 साल 10 साल के बच्चे, हम उसको कहते हैं दांत किसने खा लिया उसके, क्योंकि उसके कुछ दांत घिरे होते हैं, अभी मिल्क टीथ एक साथ ही गिरना कहीं स्टार्ट हो जाते हैं, तो बीच में बेचारा खाली भी हो जाता है, लेकिन परमानेंट टीथ आ जाते हैं धीरे धीरे, फिर बाद में उसका डेंटल फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आरआरबी स्टाफ नर्स में क्वेश्चन आया हुआ है 2015 का। और आरआरबी यार बहुत खतरनाक जॉब है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। आरआरबी वाला जो एग्जाम है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जीएनएम वाले इसको इजीली दे सकते हैं। जीएनएम इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता, और सेम जैसे एम्स नॉरसेट वगैरह जो नर्सिंग ऑफिसर ईएसआईसी जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के जो पे लेवल 7 है ना, सेम पे लेवल मिलता है आरआरबी में, इवन नॉरसेट से ज्यादा अलाउंसेस इनको मिलते हैं। क्लियर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में कौन सा यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोलर आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में यूज होता है। इंसिजर जो है वो कटिंग में यूज होता है। कैनाइन टीयरिंग में यूज होता है, जो ये नोकीले दांत होते हैं कैनाइन बोलते हैं इनको हम। ये टीयरिंग में मीट शीट खाने वाले जो कार्निवर्स होते हैं उनमें ज्यादा बड़े होते हैं, टीयरिंग में यूज होता है। ये कटिंग में यूज होता है। और मोलर और प्रीमोलर जो है ये ज्यादातर ग्राइंडिंग और क्रशिंग में यूज होता है, ग्राइंडिंग में और क्रशिंग में यूज होता है, उसको हम मोलर कहते हैं। क्लियर। तो देखो आंसर दिया हुआ है, इंसिजर एंड कैनाइन आर कॉल्ड कटिंग टीथ, ये कटिंग करते हैं। उसके बाद प्रीमोलर एंड मोलर आर ग्राइंडिंग, क्रशिंग आर चिविंग टीथ्स, जो है प्रीमोलर या मोलर। मोलर इसका ज्यादा रिलेवेंट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरयूएचएस एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2022 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज द हार्डेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, तो याद रखना हमारी बॉडी में सबसे हार्ड क्या है, तो टीथ के बाहर जो कवरिंग लगी है ना, इनेमल की बनी होती है, और वो इनेमल जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। डेंटाइन तो पल्प होता है, डेंटाइन तो बिल्कुल सा बेचारा, मतलब बिल्कुल दांत के अंदर जो है ना बिल्कुल पल्पी नेचर होता है इसका डेंटाइन का, ये उतना कोई हार्ड नहीं होता, लेकिन इसके बाहर जो कवरिंग होती है वो ठोस होती है, उसको हम इनेमल कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं पहले टीथ का एक डायग्राम से दिखा दूं जहां पे आपको चीजें और कुछ समझ में आ जाएंगी। अब आप यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो इस डायग्राम को। अब क्राउन जो है, ये क्राउन हो गया, इसका ताज हो गया टीथ का। इसके बाहर देखो ये जो बाहर वाली कवरिंग है ना, इसको हम इनेमल कहते हैं। ठीक है, ये इनेमल है। उसके बाद ये देखो डेंटाइन अंदर येलो कलर से, ये डेंटाइन है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्राउन, और फिर बाद में रूट, जो हड्डी के अंदर वाला पोर्शन है वो रूट है, और हड्डी के बाहर जो है वो क्राउन है, और क्राउन और रूट के बीच में यहाँ पे नेक होती है। ठीक है, इसको हम नेक कहते हैं। ठीक है, ये बोन आ गया, ये रूट आ गया, ये नेक वाला रीजन आ गया, और इसके अंदर है क्या क्या, एक टीथ के अंदर सबसे बाहर इनेमल, इनेमल के अंदर जो है ये डेंटाइन होता है। उसके बाद ये देखो गम, मसूड़ा, उसके बाद ये मसूड़े के अंदर घुसा हुआ ये रूट। ठीक है, अंदर घुसा हुआ है, और ये टीथ को, आपके रूट को और बोन को जोड़ता है बीच में, जिसको हम बोलते हैं सीमेंटम। और उसके बाद यहाँ से देखो ब्लड वेसल और नर्व्स जा रही हैं अंदर। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स जा रही हैं अंदर। ठीक है, तो जो ये अंदर वाला रीजन है, जो ये रेड रेड कलर का जैसा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्प कहते हैं। क्लियर। तो क्या क्या है टीथ में, क्या क्या है, इनेमल है, डेंटाइन है, गम है, पल्प है, सीमेंटम है, ब्लड वेसल एंड नर्व्स हैं। और कैसे इसको हमने डिमार्क किया हुआ है, तो क्राउन सबसे ऊपर, फिर नेक, फिर रूट और फिर बोन।
क्लियर, डायग्राम से आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, डेंटाइन की बात हो रही है। कैल्सिफाइड पार्ट ऑफ द टूथ सराउंडिंग द पल्प कैविटी इन क्राउन इज कवर्ड बाय अ हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ बॉडी। हार्डेस्ट सबस्टांस होता है बॉडी का जो कि कंपोज्ड होता है ऑफ अबाउट 95% ऑफ कैल्शियम साल्ट। कैल्शियम साल्ट का बना होता है, 95% कैल्शियम साल्ट होता है इसका, इसको हम कहते हैं इनेमल। तो आपको पता चल गया हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट क्या है, इनेमल। और इनेमल कितने परसेंट कैल्शियम का बना होता है, तो 95% कैल्शियम साल्ट का इनेमल बना होता है। क्लियर, और टीथ की सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ हुआ आया हुआ है, केरला पीसीएस जूनियर पीएचएन कोई ग्रेड 2 एग्जाम है, फेब 2023 रिसेंटली एग्जाम हुआ है 2-2.5 साल पहले। तो क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ पस अराउंड द टीथ इज कॉल्ड। आपने देखा होगा टीथ के पास में ना कभी पस बन जाती है, फोड़ा सा बन जाता है गम के ऊपर, अजीब सा होता है, उसको हम दबाएं तो उसमें से अजीब सी सेक्रेशंस आती है, तो उसको हम बोलते क्या है, ठीक है। तो जब पस की एकोमुलेशन हो जाती है, पस अराउंड हो जाती है आपके टीथ के, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल प्लग बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं, हेलिटोसिस बोलते हैं, या पोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोरिया, ठीक है। POPYORRHE, अब जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टीथ इज कॉल्ड। अब टीथ के जो हमारे दांत के बाहर जो ये मसूड़े हैं ना, इनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाए, यहाँ पे सवाल क्या था, पस पस भर जाए उसके अंदर, यहाँ पे बोल रहा है इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो दोनों चीजें अलग है। इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टीथ इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना गेंगिवाइटिस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जिंजीवाइटिस, गेंगिवाइटिस, जो इसको प्रोनाउंस करना पड़ो, बस स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। जिंजीवाइटिस, गेंगिवाइटिस, इसको हम कहते हैं। किस तरह से होता है, क्या होता है, डायग्राम में आपको दिखाऊं। आपने देखा होगा, ये देखो इस तरह से, यहाँ पे देखो इस तरह से, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे पस की, यहाँ पे देखो इन्फ्लेमेशन हो गई है, मसूड़े सूज गए हैं, सोजिश सी दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम गेंगिवाइटिस बोलते हैं। क्लियर, तो देखो अब गेंगिवाइटिस क्या है, तो गेंगिवाइटिस और यूलाइटिस मींस, अब यूलाइटिस भी बोलते हैं हम इसको और गेंगिवाइटिस भी बोलते हैं, तो दो नाम हमको पता चल गए, यूलाइटिस एंड गेंगिवाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स और गेंगिवा। गेंगिवा क्या है, वही मेम्ब्रेन को हम गेंगिवा बोलते हैं। मेम्ब्रेनस टिश्यू दैट सराउंड्स द नेक ऑफ टीथ, तो टीथ की नेक को सराउंड करती है ये, करेक्टराइज बाय रेडनेस, वहां पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, एंड ब्लीडिंग टेंडेंसी, ऐसा लगता है कि खून आने वाला है और कभी कभी खून थोड़ा सा निकल भी आता है। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन में देखा दिया था चिलोसिस। आप हेलिटोसिस मुझे बताओ होता क्या है ऑप्शन में, जल्दी से। अब मैं चिलोसिस आपको एक बता देता हूँ। चिलोसिस क्या होता है, आपने देखा होगा होंठों के पास यहाँ पे ना क्रैकिंग हो जाती है, जो एंड होते हैं ना, क्रेक से हो जाते हैं, अजीब सा वहां पे व्हाइट कलर की लाइन सी बन जाती है, क्रेकलिंग हो जाती है, इस तरह से बच्चों में आपने देखा होगा, इस तरह से देखो, ये इस तरह से कुछ हो जाता है एंड्स पे, ये आप देखो यहाँ पे देखो एंड्स पे इस तरह से कुछ हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चिलोसिस। क्लियर, तो ये चिलोसिस होता क्या है, चिलोसिस इज अ कंडीशन इन विच लिप्स बिकम रेडेंट, तो रेडेंट हो जाते हैं लिप्स, एंड डेवलप फिशर, ठीक है, फिशर्स एट द एंगल, एंगल मतलब ये एक लिप था, ये दूसरा लिप है, अब देखो लिप कितना घटिया बन गया यार, दोबारा से बनाता हूँ मैं, लिप थोड़ा ज्यादा ही घटिया बन गया, ये एक लिप है, ये दूसरा लिप है, तो इसके जो एंड्स है ना, यहाँ पे, यहाँ वाली बात पे ये बोल रहा है क्रैकलिंग हो रही है, तो डेवलप फिशर एंड द एंगल मेनली ड्यू टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से हो जाता है, स्पेशली रेबिफ्लेविन। अब मुझे आप बताओ रेबिफ्लेविन कौन सा विटामिन बी है, B9 है, B12 है, क्या है ये, ठीक है, ऑप्शन में आप मुझे बताओगे, आंसर जल्दी बताओ, B1 क्या है, बी कौन सा है ये, ठीक है, रेबिफ्लेविन किसको कहते हैं। तो डेफिशिएंसी, तो चिलोसिस आपको पता होना चाहिए कि होता कहाँ पे, लिप्स की एंडिंग में जो है, एंगल्स के पास जो है कट्स लग जाते हैं, अब यहाँ पे स्कार बन जाता है, किसकी वजह से होता है, तो बी की डेफिशिएंसी से हो जाता है, और स्पेशली रेबिफ्लेविन, क्या नाम है उसका वो बताओ आप मुझे जल्दी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, अर्ली फॉर्म ऑफ पेरिडोनल पेरियोडिनल डिजीज इज, ठीक है, पेरियोडिनल डिजीज है क्या, ठीक है, पेरियोडिनल डिजीज बेसिकली ये फिर से टीथ के रिलेटेड, गम के रिलेटेड डिजीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली फॉर्म। इसकी अर्ली फॉर्म क्या है, मतलब पेरियोडिनल, डायरेक्टली पेरियोडिनल डिजीज नहीं होती, इससे पहले कोई डिजीज होती है, अगर हम उसका इलाज नहीं करते हैं तो फिर पेरियोडिनल हो जाती है, तो अर्ली फॉर्म पूछ रहा है हमको ये पेरियोडिनल डिजीज की, ठीक है, जल्दी से आंसर करो, क्या इसका आंसर आएगा। तो याद रखना गेंगिवाइटिस का अगर इलाज हम नहीं करते हैं उसके बाद पेरियोडिनल डिजीज हो जाती है, तो गेंगिवाइटिस इसका आंसर आएगा। मैं आपको दिखा दूं पहले पेरियोडिनल डिजीज किस तरह से क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ,
इसको थोड़ा रब कर देते हैं लाइंस को, ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे इमेज दिखे। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन हुई, ठीक है, ये हेल्दी गम है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल गम चिपका हुआ है टीथ के साथ। अब यहाँ पे गेंगिवाइटिस हुई, इन्फ्लेमेशन हो गई ना, तो देखो गेंगिवाइटिस हुई, ठीक है, और यहाँ पे प्लैक भी बन गए इसके ऊपर, टीथ के ऊपर। अब यहाँ पे पॉकेट बन रहा है, बीच में गैप बन रहा है, ठीक है। गेंगिवाइटिस के बाद ये क्या है, पेरियोडनाइटिस। अब ये पेरियोडनाइटिस में क्या है, पॉकेट बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है, और बोन भी डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो गई। फिर एडवांस पेरियोडनाइटिस, तो मतलब हमको पूछा था कि पेरियोडनाइटिस की अर्ली स्टेज क्या है, तो गेंगिवाइटिस इसका आंसर हमको समझ में आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आंसर दिया था गेंगिवाइटिस और पेरियोडनाइटिस है क्या, तो वो अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। पेरियोडनाइटिस है क्या, पेरियोडनल डिजीज या पेरियोडनाइटिस इसको हम बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड गम डिजीज। ये क्या है, गम डिजीज है, तो गम में डिजीज होती है, इज ए सीरियस गम इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन दैट डैमेज द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द टीथ। तो जो सॉफ्ट टिश्यू टीथ के पास पास होता है उसको ये डैमेज करता है, लाइक डेंटल पेरियोस्टियम, ठीक है, एल्वुलर बोन, जो एल्वुलर बोन नीचे होती है उसको भी ये डैमेज करता है, सीमेंटम को ये खत्म करता है, जो टीथ गम के साथ जोड़ के रखता है रूट को, उसको ये खत्म करने शुरू हो जाता है। एंड एडजेसेंट गैंगिवल, जो एडजेसेंट गैंगिवल है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन आसपास जो मेम्ब्रेन आपके टीथ के है, जो मसूड़े हैं, उनको भी ये क्या करता है, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो पेरियोडनल डिजीज एंड पेरियोडनाइटिस अकर आफ्टर क्रॉनिक गैंगिवाइटिस। अगर क्रॉनिक गैंगिवाइटिस, क्रॉनिक मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, क्रॉनिक मतलब बहुत देर से कोई डिजीज कंडीशन चल रही है, मतलब क्रॉनिक गैंगिवाइटिस मतलब गैंगिवाइटिस हुआ, हमने उसका ध्यान नहीं दिया और वो बढ़ते 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 आगे जाके पेरियोडनाइटिस की शक्ल ले ली उसने। अब ये यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरह से चेंजेस आती हैं अर्ली, और किस तरह से आगे जब वो बढ़ती हैं कंडीशन तो किस तरह से बीमारी फैलती है। तो स्टार्टिंग में देखो, जो पेरियोडनाइटिस स्टार्टिंग में अर्ली पेरियोडनाइटिस में बस थोड़ा सा गैप हुआ था यहाँ पे, और थोड़ी सी डिजीज कंडीशन बनी थी, पॉकेट फॉर्म हुई थी। उसके बाद मॉडरेट पेरियोडनाइटिस, आगे से देखो प्लैक ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया और यहाँ पे गैप भी बढ़ना स्टार्ट हो गया बहुत ज्यादा। पहले स्टिक यहीं तक जा रही थी, अब स्टिक यहाँ तक जानी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद अगर हमने अभी भी इसको नहीं किया तो सीवियर पेरियोडनाइटिस में देखो कुछ कुछ दांत तो बिल्कुल ही ब्लैक हो गए, खत्म होने स्टार्ट हो गए, और ये स्टिक देखो कहाँ तक जा रही है, बिल्कुल नीचे, पॉकेट काफी ज्यादा डीप हो चुका है, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरियोडनाइटिस। क्लियर, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसको अब आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर जल्दी से आप करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह पीछे कहीं आ चुकी है, तभी मैंने होमवर्क के लिए रखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया हुआ है, इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग नवंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा है। तो व्हाइट प्लैक, ये कह रहा है कि व्हाइट प्लैक्स ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन गम, म्यूकस मेम्ब्रेन में, गम में एंड टंग में व्हाइट प्लैक बन रहे हैं, आर फाउंड इन, ठीक है। व्हाइट प्लैक ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन गम्स एंड टीथ आर फाउंड इन, किस में पाया जाता है, कौन सी कंडीशन होती है तो हमको ये व्हाइट प्लैक दिखते हैं। क्या हर्पीस में होता है, क्या मम्प्स में होता है, क्या ओरल थ्रस्ट में होता है, क्या मीजल्स में होता है, तो बिल्कुल ओरल थ्रस्ट में होता है, याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, ओरल थ्रस्ट आएगा। इस तरह से डायग्राम में आप देख सकते हो, इस तरह से व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, ये व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस बन रहे हैं, ठीक है, माउथ में ये व्हाइट व्हाइट कलर के, ये अलग से व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस बनते हैं। तो ये किस में होते हैं, ओरल थ्रस्ट में होते हैं। कैसे क्या होता है, तो आप देखो देखो हेल्दी, अगर आप देखोगे हेल्दी वाला, अगर आप देखो तो हेल्दी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थर्स्ट वाले को देखो तो ये व्हाइट व्हाइट प्लैक बन रहे हैं, देखो ये वाला के ऊपर, ये ऊपर सॉफ्ट पैलेट के ऊपर, टंग के ऊपर भरा हुआ है, ये क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में समझते हैं इसको डिटेल में। तो क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ माउथ कॉज्ड बाई कैंडिडा एल्बिकन, कैंडिडा आ गया तो मतलब फंगल है, कैंडिडा एल्बिकन अ फंगस कॉल्ड ओरल थ्रस्ट, इसी फंगस को आप क्या कहते हैं, ओरल थ्रस्ट कहते हैं, जो कि कैंडिडा एल्बिकन है। ये इसकी वजह से वो व्हाइट पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाइट रेज्ड क्रीमी इजीली रिमूवेबल पैच ऑन द टंग एंड अदर ओरल म्यूकोसल सरफेस। इज इट क्लियर। तो जो ये व्हाइट पैचेस बन रहे हैं किसकी वजह से बन रहे हैं, ओरल थ्रस्ट की वजह से बनते हैं, तो फंगल डिजीज है ये। अब होमवर्क में क्वेश्चन क्या है, ओरल थ्रस्ट इज काज्ड बाय, तो अभी अभी तो बता दिया, तो आंसर इसका कर दो यार, इजी है, बोल भी दिया सब कुछ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो कहां पे आया हुआ है, आरयूएचएस पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2018 का क्वेश्चन है। ब्राउन क्रस्ट फॉर्म्ड ऑन लिप, अब ये लिप के ऊपर जो ब्राउन कलर के क्रस्ट बन रहे हैं एंड टीथ के ऊपर बन रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो याद रखना इनको हम सॉर्डिस कहते हैं, ठीक है, SORDES। सॉर्डिस हम कहते हैं जब ये ब्राउन कलर के लिप्स, ब्राउन, ये देखो ये डायग्राम में यहाँ पे ब्राउनिश अपीयरेंस हो रही है ना, तो ये ब्राउन ब्राउन कलर के जो ये पैचेस बन रहे हैं, ये देखो ब्राउन ब्राउन कलर के पैचेस बन रहे हैं, जब ये ज्यादा बने तो इनको हम क्या बोलते हैं, सॉर्डिस कहते हैं। किस वजह से क्या होता है, तो देखो क्रस्ट आर accumulation of food and bacteria, तो
खाना या बैक्टीरिया की एक्युमुलेशन हो जाती है ऑन द टीथ एंड अराउंड द लिप कॉल्ड सॉर्डिस। तो ये होता किसकी वजह से? फूड और बैक्टीरिया के एक्युमुलेशन की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एग्जाम आरयूएचएस पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2019 में क्वेश्चन आया है, विच पार्ट ऑफ द ओरल हाइजीन एक्टिवली इफेक्टिवली रिमूव टार बिटवीन टीथ। तो एक्टिवली और इफेक्टिवली कौन सा तरीका हम ओरल हाइजीन में यूज करते हैं? ब्रश। क्या ब्रश रोज करना चाहिए? तो इससे हम बिल्कुल दांतों के बीच का जो गंध है वो पूरा निकल जाता है, ब्रशिंग करनी चाहिए। ठीक है, गार्गलिंग, जो हम गरारे करते हैं, पानी डाल के एकदम गुड़ 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 करके फेंकते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव तरीका ओरल हाइजीन का। रिंजिंग करते हैं या फ्लॉसिंग करते हैं। तो याद रखना, फ्लॉसिंग जो है सबसे इफेक्टिव तरीका होता है, या इफेक्टिव मतलब ये बेसिकली इफेक्टिवली मतलब पूरी तरह से अगर आपको अपने दांतों के बीच की सफाई करनी है तो फ्लॉसिंग होता क्या? फ्लॉसिंग तो जो धागा हम पकड़ते हैं ना, धागा पकड़ के, बिल्कुल वो धागा पकड़ के दांतों के बीच में से उसको निकाल रहे हैं और इस तरह से साफ कर रहे हैं, इसको फ्लॉसिंग कहते हैं। तो देखो किस तरह से धागा डाल के साफ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये फ्लॉसिंग जो है ये इफेक्टिव तरीका होता है, सबसे इफेक्टिव तरीका फ्लॉसिंग को माना गया है। क्लियर? तो आंसर क्या है? क्लीनिंग एंड रिमूविंग ऑफ प्लैक बिटवीन टीथ एंड below the gum line by using of a waxed or unwaxed tap or thread। तो वैक्स्ड होता है या अनवैक्स्ड टैप होता है या थ्रेड होता है, कॉल्ड फ्लॉसिंग। इसको हम फ्लॉसिंग कहते हैं। याद रखना, फ्लॉसिंग आया हुआ है क्वेश्चन, क्या पता कभी रिपीट हो जाए। अब देखो, आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं, मतलब आज हमने टीथ पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला हमने कंप्लीट कर दिए। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के मसा एक दो टॉपिक किए हैं, जिसमें इसोफेगस कर लिया हमने, उसके बाद हमने माउथ कर लिया, ओरल कैविटी पूरा कर लिया, साथ में आज हमने टीथ भी कर लिया। तो ये सारी चीजें आपको अब रिवीजन करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बताते आ रहा हूं कि रिवीजन ही की है सक्सेस की। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप सिलेक्शन के पास पहुंचते जाओगे। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि देखो कितनी प्यारी इमेज है, जो आज के 50 एमसीक्यूज हैं, कल एम्स नर्सिंग ऑफिसर आप ही को बनाएंगे ये। अभी बेशक देखो यहाँ पे ये जो बच्ची मेहनत कर रही है, डिप्रेस्ड है, एकदम सर पे हाथ रखा हुआ है, बिल्कुल भारी मन से पढ़ रही है। कोई बात नहीं बेटा, तुम कंसिस्टेंट रहो, सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा। जो तुम अभी बैठ के इस लेक्चर को, अभी तक इतना लंबा लेक्चर तुमने देखा, ठीक है, हताश मत हो जाओ। ये जो कंडीशन अभी तुम्हारी है ना, तो ये तुम्हारा फ्यूचर होने वाला है। एम्स दिल्ली, जो भी तुमने सोचा है, एसआईसी, एम्स, जो अगर आप एफएमपीएचडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, एमएमपीएचडब्ल्यू, एएनएम वाले, जीएनएम वाले, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, अगर आप एमएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर आपका ये है, नर्सिंग ऑफिसर बन के आप निकलोगे, आप ही निकलोगे। ठीक है, तो अपने आप को हताश मत होने दो, खुद मोटिवेटेड रहो। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और, थोड़ी मेहनत और बिल्कुल आने वाले टाइम में यहाँ पे आपकी इमेज होगी, आप इस तरह से चमकोगे नर्सिंग ऑफिसर बन के। लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा यार, तो जो तीनों कम्युनिटीज हमारी हैं, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया और आपका टेलीग्राम हो गया, तीनों कम्युनिटीज में हमको ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे रोज रील्स आती हैं, रोज अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स को उठा रहे हैं, टीम बहुत काम कर रही है अपने लेवल पे, रोज अलग अलग नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स बना के डाल रहे हैं। तो अप्रिशिएट करो उनके वर्क को और पढ़ो, तुम्हारी ही हेल्प हो रही है वहां पे। साथ के साथ में व्हाट्सएप चैनल को तो जरूर जरूर ज्वाइन करो, बिकॉज व्हाट्सएप चैनल पे बिल्कुल अप टू डेट इस पीएनडब्ल्यू टीम का जो भी नया टारगेट या जो भी हम नया कुछ सोचते हैं, वो सबसे पहले उसकी अपडेट अगर कहीं आ रही है तो व्हाट्सएप चैनल पे आ रही है। कैसे ज्वाइन करें? इंस्टा पे डीएम करो, लिंक भेज देंगे, अदरवाइज चैनल के डिस्क्रिप्शन में तीनों के लिंक दिए हुए हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि जो एमसीक्यूज की ड्रिल हो रही है हर दिन 50 क्वेश्चंस की, 50 एमसीक्यू जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना 50 एमसीक्यू, ये उन्हीं 50 एमसीक्यू की बात हो रही है, जो हर एक टॉपिक, पूरी फंडामेंटल का एक एक टॉपिक मैंने उठा के वहां पे 50 एमसीक्यूज की सीरीज डाली हुई है। कम्युनिटी पूरी डाल दी है, फंडामेंटल शायद कुछ डाले होंगे, बट कम्युनिटी पूरी डाल दी है। फंडामेंटल के चल रहे हैं, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। एनाफिजियो भी डाल रहे हैं, हर एक पूरा मेजर माइनर सारा उस पर हम डालेंगे 50-50। रोज उसको करो प्रॉमिस के साथ, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो जाएगा। जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, दबा के कमेंट्स करो, शेयर करो, हाइप जरूर करो, क्योंकि आपका हाइप ही इन वीडियोस को वायरल बना रहा है। आपके हाइप की वजह से हर नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग एस्पिरेंट्स की
मदद हो रही है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। आपके जो कमेंट्स होते हैं वही मुझे मोटिवेटेड रख रहे हैं, वही मेरी टीम को, आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं टीम मुझे टैग करती है, वो उनके स्क्रीनशॉट्स भेजती है कि सर ये इतना प्यारा कमेंट आया हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स को मैं पर्सनली शाम को कभी एक टाइम पे बैठ के देखता हूँ, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा बिजी होता है, नहीं देख पाते हैं एकदम से। तो वो हर एक कमेंट के आंसर मैं खुद देने की कोशिश करता हूँ, कुछ को टीम रेस्पॉन्ड करती है, कुछ को मैं खुद से रेस्पॉन्ड करता हूँ। तो थैंक यू सो मच बेटा, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। आप नहीं थको, आप हताश मत हो जाओ, मैं भी बिल्कुल नहीं रुकूंगा रुकूंगा आप ये पूरी पीआर यादों में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, आप बिल्कुल मत टेंशन करो। आगे आगे अभी देखो वीक के 3 आ रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं आगे अगर बनेगा तो वीक के 4 5 और हर दिन भी क्लासेस हो सकती हैं। बस सब आप पे डिपेंड होता है, आपका रेस्पॉन्स और हमारी मेहनत, तभी जाके सिलेक्शन होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।